हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। अपन मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स का रिवीजन पोर्शन डिस्कस कर रहे थे। अपन आते हैं अभी रिवीजन मॉड्यूल पे। तो जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है आपके पास कि एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और बोला जा रहा है कि दिस पजेस अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है, अब ध्यान से देखें अगर तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो दिख रही है वो हमें कैसी मिल रही है, होमोजीनियस सिस्टम, उसी की बात की गई है। और होमोजीनियस सिस्टम क्यों कहा मैंने, क्योंकि राइट साइड में आपके पास जीरोज ही लिखे हुए हैं। तो x प्लस के वाई प्लस 3z इक्वल टू 0 और इसी तरीके से बाकी दोनों में जीरोज ही हैं, x y z है और उसके अलावा कांस्टेंट के फॉर्म में एक तरीके से देखें तो जीरोज ही हैं। तो हमसे कहा जा रहा है कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इस सिस्टम का कब आएगा। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, होमोजीनियस सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कभी आता है, जब उसकी डिटर्मिनेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। नॉन ट्रिवियल मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन कह लें या फिर एनीथिंग अदर देन 0 0 0। ठीक है, इस ट्रिपलेट के अलावा और कोई सा भी। तो इसका मतलब हुआ हमें रिक्वायरमेंट किसकी है कि आपका d कितना होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो पहली इक्वेशन में अगर हम देखें तो 1 है आपके पास, y का कोफिशिएंट k और z का कोफिशिएंट 3। फिर इसी तरीके से 3k - 2, यहाँ पे 3k और -2, और फिर लास्ट में आपके पास है 2 3 -4, 2 3 एंड -4। ठीक है, 1k3 3k - 2 2 3 -4, दिस क्वांटिटी शुड बी इक्वल टू 0। बस ऐसा ही k चाहिए आपको, तो बस ओपन कर लो। 1 के साथ कितना आ जाएगा, -4k और +6, -k के साथ कितना आ जाएगा, -12 + 4 है, और 3 के साथ कितना आ जाएगा, 9 - 2k और वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यहां से आपके पास -4k दिख रहा है, यहां से +12 मतलब 8 हो गया, 8 - 6 आपके पास 2k आ गया, और 6 यहां से है ना, एक सेकेंड, ये -4k था आपके पास, यहां से आपके पास है -8 और -k, मतलब -4k + 8k, 4k हो गया, 4k और माइनस का 6k, -2k आ जाएगा। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म कितनी आ जाएगी, यहां से 6 आ जाएगी, यहां से 27 आ जाएगी, तो आपके पास आएगा 33 इज इक्वल टू 0। तो k आपका कितना है, 33/2 है। ठीक है, तो 2k कहां पे लाई करेगा, 30 से 40 के बीच में। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया गया कि p + q + r 0 है, a + b + c भी 0 है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट देखिए क्या है, pa qb rc है ना। अच्छा, यहाँ पे qc है और फिर नीचे है rb। ओके, यहाँ पे ra pc qa pb, यही है। ठीक है, ओके, तो अब इसमें कुछ खास सिंप्लीफाई करने जैसा, कोई डिटर्मिनेंट के ऑपरेशंस यूज करने जैसी चीज कुछ खास तो दिख नहीं रही। तो अगर अपन डायरेक्टली ओपन ही कर लें इसे तो क्या बनेगा, देखिए pa इंटू आर ए इंटू क्यू ए, तो r³ a² - p² bc। ठीक है, फिर माइनस का qb आ गया, q² ac - pr b² प्लस rc के साथ आ जाएगा pq c² और माइनस का आपके पास आ जाएगा r² ab। हियर इट इज r² ab, है ना। अभी आप इसको अगर ओपन करके देखो तो आपके पास कितना कितना बन रहा है, a पहले से था, a² और मिल गया, दिस इज pqr * aq, है ना। फिर देखिए p² p को मिल गया, p³ abc माइनस यहां से q³ abc प्लस pqr dq, यहां पे अगेन इट इज pqr c³ माइनस r³ abc। ठीक है, तो ये आपके पास pqr अगर देखें तो pqr की टर्म एक यहां पे है, एक आपकी यहां पे, एक यहां पे, तीनों को क्लब कर लिया, a³ + b³ + c³ और बाकी में क्लब करोगे तो abc कॉमन दिखेगा, pq + q³ + r³। तो बिल्कुल शुरुआत में आपने पढ़ाई है कि a + b + c अगर 0 है तो आपका a³ + b³ + c³ क्या होता है, 3abc। तो ये आपका हो गया 3abc और सिमिलरली ये हो गया 3pqr। तो यहाँ पे 3abc रख दीजिए, यहाँ 3pqr, सब कुछ कैंसिल आउट, आंसर कितना, 0 के बराबर है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, कुछ खास नहीं, बस एक बार को एक्सपेंड करने की जरूरत थी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 में आपसे कहा जा रहा है कि A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज मैट्रिसेस होते हैं, बिल्कुल सही बात है।
और कहा जा रहा है कि इनमें कौन सा सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, इस सब की बात करनी है। तो सबसे पहले अपन आते हैं ए और बी ऑप्शंस पे, जहां पे इसने किसकी बी ट्रांसपोज इनटू ए बी की बात करी है। तो अगर मैंने कैसे करते हैं ये चीज चेक, तो हमने मान लिया कि बी ट्रांसपोज ए बी इज अ मैट्रिक्स जेड। अब हमें क्या चेक करना है कि क्या ये जेड मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक कब होगी, स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी, इसी के बारे में डिस्कस करना है। तो अपन क्या लिखेंगे सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक के लिए जेड ट्रांसपोज। तो जेड ट्रांसपोज का मतलब क्या हो गया, जेड ट्रांसपोज का मतलब हुआ बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज। तो जैसा कि कहा गया है उल्टे डायरेक्शन में ओपन होता है, तो पहले इस बी का ट्रांसपोज आप लोगे, फिर आप ए का ट्रांसपोज लोगे, और फिर क्या करोगे बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लोगे। तो दिस विल अगेन गिव यू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज एंड बी, है ना। अब आप सिंपल सी बात है सोचो, जेड और जेड ट्रांसपोज अगर आपस में बराबर है, ठीक है, तो कैसे हो पाएंगे, अगर ये ए आपका ए ट्रांसपोज के बराबर हो। बी ट्रांसपोज ए बी और यहाँ पे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी आपस में बराबर कब होंगे, जब ए और ए ट्रांसपोज बराबर हो, मतलब कि ए कैसा हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये हो जाएगा अगर ए आपका सिमेट्रिक है ना। और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए अगर हम देखेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या होगा कि जेड ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस जेड, दैट मीन्स कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी इज इक्वल टू माइनस बी ट्रांसपोज ए बी, है ना। ऐसी कोई चीज के बारे में बात की जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर एवरी ए ऐसा नहीं है, ये दोनों चीजें हमेशा तो बराबर होंगी नहीं, और बी की स्क्यू सिमेट्रिक होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज भी कब अप्लाई हो पाएगी, जब आपका ए ट्रांसपोज कैसा हो, माइनस ए के बराबर हो, तभी ऐसा हो पाएगा। तो अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो जेड आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा, अगर ए आपका सिमेट्रिक है तो फिर जेड और जेड ट्रांसपोज बराबर, मतलब कि जेड आपकी कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ए बी आपका ए गिवन है, बी ए आपका बी गिवन है, और ए प्लस बी रेज टू पावर 7 की बात करनी है आपको। अब ये सब नहीं करेंगे कि हम ए या बी को आई मान लें, ठीक है, क्योंकि फिर ऐसे ऑप्शंस भी दिए जा रहे हैं जहां पे आई को डायरेक्टली लिख दिया गया है, इसी की चीज के लिए कि कोई गलती से ऐसी वैल्यू पुटिंग अप्लाई कर ले। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ए बी इज इक्वल टू ए बोला गया था शायद, ए बी इज इक्वल टू ए और बी ए इज इक्वल टू बी, है ना। अब आप सोचो जरा कि a प्लस बी की पावर 7 तो निकालने जाओगे नहीं, 7 ही है ना, हाँ, तो ऑब्वियसली वो तो निकालने जाओगे नहीं, पैटर्न डेवलप करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस में। a प्लस बी का होल स्क्वायर देखो, a प्लस बी के होल क्यूब का ट्रेंड देखो, और उसके बाद कमेंट करो कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो a प्लस बी के अगर हम होल स्क्वायर पे जाएं तो उसमें हमें रिक्वायरमेंट किसकी आने वाली है, a स्क्वायर की, b स्क्वायर की, और याद रहे ये 2ab नहीं होता है, ये होता है ab प्लस ba, है ना। 2ab नहीं होता, ab प्लस ba होता है। चलिए ये तो a हो गया, ये आपका b हो गया, है ना। ab इज a, ba इज b, इन दोनों का क्या चेक करना पड़ेगा, करते हैं चेक। अगर आपका a ab के बराबर है तो a स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ab इंटू ab लिख सकता हूं। a आपका ab के बराबर है तो a स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू a, मतलब ab इंटू ab, ab इंटू ab इज a स्क्वायर। तो अब आप देखिए ये ba ने मिलके क्या बना लिया, b बना लिया, है ना। ba ने मिलके b बना लिया, एक b बाहर बैठा था, फिर ये दोनों b मिल गए, इन दोनों ने मिलके a बना लिया, b मिल गया, और ये फिर ab तो a के बराबर था ही, मतलब ये कैसी मैट्रिक्स है, आइडेम्पोटेंट वाली, है ना। ओके, a स्क्वायर आपका a के बराबर आ रहा है। सिमिलरली आप देख सकते हो b स्क्वायर भी सेम तरीके से b के बराबर आ जाएगा। तो ये तो आपका कितना रहा, a, b स्क्वायर कितना रहा, b, ये रहा a और ये रहा b, तो दिस इज नथिंग बट 2 टाइम्स a प्लस b। ओके, ये आपका 2 टाइम्स a प्लस b के बराबर है। होल क्यूब पे है तो होल क्यूब में देखिए क्या आएगा, होल क्यूब का मतलब a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी। ये कितना बन गया, 2a प्लस बी, और एक a प्लस बी और था, तो ये 2a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर को तो 2a प्लस बी बोला था हमने, तो दिस इज 2 स्क्वायर a प्लस बी। क्या पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, जब a प्लस बी के होल स्क्वायर किया आपने तो 2 टाइम्स a प्लस बी आया, a प्लस बी का होल क्यूब किया तो
2 स्क्वायर टाइम्स a प्लस बी आया, इसलिए जब हम a प्लस बी की पावर 7 करेंगे तो 2 की पावर 6 आ जाएगा, a प्लस बी भी आ जाएगा। ठीक है, तो योर आंसर शुड बी 2 रेज टू पावर 6 इंटू a प्लस बी, दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन सिली मिस्टेक की पूरे चांसेस हैं अगर आपने ऑर्डर पे ध्यान नहीं दिया। ए आपका कैसा है मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का, बी कैसा है 3 क्रॉस 3 का, तो ए बी जो प्रोडक्ट आएगा वो कैसा होगा 3 क्रॉस 3 का होगा। सी की लेकिन ऑर्डर क्या दे दी, सी का ऑर्डर इसने बोल दिया 2 क्रॉस 2, तो जब 3 क्रॉस 3 और 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन होगा तब तो ए बी सी बनेगी ना, मतलब ए और बी का पहले मल्टीप्लीकेशन किया आपने 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स आ गई, फिर उसको सी से मल्टीप्लाई किया, सी आपकी कैसी है 2 क्रॉस 2 है, तो 3 क्रॉस 3 को 2 क्रॉस 2 से मल्टीप्लाई ही जब नहीं कर पाएंगे तो उसकी मैट्रिक्स, उसकी डिटर्मिनेंट का क्या मतलब है। ठीक है, तो यहां प्रोडक्ट एबीसी ही अनडिफाइंड है, तो मतलब नन ऑफ दीज के साथ जाना है, ऐसा नहीं कि शुरुआत कर दी हमने और सॉल्व करने लग गए, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कहा जा रहा है कि ए आपका इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, नॉन डायगोनल भी है, तो ए स्क्वायर आपका आई के बराबर होगा। इनवॉल्यूटरी का ही मतलब होता है, लेकिन एक चीज और ध्यान में आनी चाहिए कि ए और बी ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि उसने कह दिया है कि ए इज नॉन डायगोनल, है ना। नॉन डायगोनल मतलब आई भी नहीं हो सकता ए और माइनस आई भी नहीं हो सकता, बिकॉज बोथ आर डायगोनल मैट्रिक्स ओनली। ठीक है, डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स 0 है, तो ए स्क्वायर आपका आई के बराबर हो गया, है ना। तो ए और बी ऑप्शन भी रॉन्ग है, हमें पूरी मेहनत किस पे करनी है, बस सी और डी ऑप्शंस पे करनी है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू आई के लिए अगर हम देखें, हमने इसको इस साइड ले आया और इक्वल टू 0 कर दिए, इसके दो फैक्टर्स ए प्लस आई, ए माइनस आई इज इक्वल टू 0, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ये मैट्रिक्स है और एक ये मैट्रिक्स है, ये दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कितना आएगा 0 के बराबर आएगा, नल मैट्रिक्स के बराबर आएगा। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं होता ना, अगर a इंटू बी आपको नल मैट्रिक्स दी जाए तो इसका क्या मतलब निकालते हैं कि या तो a 0 हो जाए या तो b 0 हो जाए, मतलब a खुद ही नल मैट्रिक्स हो जाए या तो b खुद ही नल मैट्रिक्स हो जाए, या फिर एक और तरीका हो सकता था कि a और b दोनों की डिटर्मिनेंट 0 हो। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, हर बार जरूरी नहीं है, बट ए बी इक्वल टू 0 होने के क्या क्या तरीके हैं। अगर ए बी इक्वल टू 0 हुआ है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो ए या बी खुद ही नल मैट्रिक्स हो, या फिर दोनों का डिटर्मिनेंट 0 रहे। बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, कि कोई भी दो ऐसी मैट्राइसेस हो जिनका डिटर्मिनेंट 0 हो, मतलब दो सिंगुलर मैट्राइसेस का प्रोडक्ट हमेशा नल मैट्रिक्स आएगा, ऐसा नहीं है। बट अगर दो मैट्राइसेस का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आया है तो फिर आपके पास क्या चांसेस हैं, या तो ए और बी में से कोई खुद ही नल मैट्रिक्स हो जाए, या फिर दोनों के डिटर्मिनेंट 0 पक्का रहे ही होंगे, है ना। अब हमें तो ये पता है कि अभी हमने ए और बी ऑप्शंस को रॉन्ग बताया, तो ना तो ये 0 हो सकता ना तो ये 0 हो सकता। इसका मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई को क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस आई को भी क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ना तो ये मैट्रिक्स नल हो सकती है ना तो ये मैट्रिक्स नल हो सकती है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर वो डायगोनल हो जाएंगे, तो वो तो मना किया गया है। तो ए और बी खुद नहीं 0 हो सकते, इसका मतलब इन दोनों के डिटर्मिनेंट पक्का क्या थे 0 के बराबर। तो इसका मतलब आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू है, ए माइनस आई इज नॉन जीरो सिंगुलर। ए माइनस आई आपका नॉन जीरो मतलब नल मैट्रिक्स तो नहीं है, लेकिन सिंगुलर जरूर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास है ए स्क्वायर इक्वल ए क्यूब की बात की गई है नल मैट्रिक्स, और आई प्लस ए स्क्वायर है इधर, तो आप ये समझ सकते हो ए क्यूब इज इक्वल टू आपका है 0। आई प्लस ए स्क्वायर से क्या फील आती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको अगर मैंने 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा आई क्यूब माइनस ए क्यूब, बनाएगा कि नहीं। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स, आई है तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा लिख दिया आई क्यूब माइनस ए क्यूब। ए क्यूब तो आपका 0 था, मतलब कि ये बचा क्या आई क्यूब कह लो या आई कह लो, बात बराबर ही है। तो दिस थिंग इंटू आई माइनस ए इज इक्वल टू आई। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो भी है आपका लिख ही लेते हैं, आई प्लस ए स्क्वायर
आई प्लस ए स्क्वायर इज बेसिकली आई माइनस ए का इनवर्स है। ए और बी का प्रोडक्ट आई है तो इसका मतलब बी और ए एक दूसरे के इनवर्स है। तो दिस इज आई माइनस ए इनवर्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग द नंबर्स 1 और -1, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज। ठीक है, अब इसमें जीरोज वगैरह तो बनने के चांसेस है नहीं, है ना, मतलब क्योंकि जीरो उसने कहा या तो 1 डालना है या तो -1 डालना है। तो अपने क्या करें, एक बार देख लेते हैं इसे। जीरोस बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे डिटर्मिनेंट अपन लेते हैं तो जीरोस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। कैसे हो सकता है, A12 में से मैंने A12 अपॉन A11 इंटू A11 कर दिया। क्या किया मैंने, इसी तरीके से A13 है माइनस A13 अपॉन A11 इंटू A11 कर दिया। क्या कर रहा हूं मैं, इसमें जो ऑपरेशन यूज हुआ है वो मेंशन कर लेते हैं। कॉलम 2 को रिप्लेस कर दिया हमने, कॉलम 2 माइनस A12 अपॉन A11 इंटू कॉलम 1, और कॉलम 3 को रिप्लेस कर दिया मैंने, कॉलम 3 माइनस A13 अपॉन A11 कॉलम 1 कर दिया। ये जीरो इधर देखते हैं, इसको तो कुछ करना नहीं है, A21 जैसा है वैसा ही रहेगा। तो इधर आ कितना जाएगा, A22 माइनस A12 अपॉन A11 इंटू A21, A13 माइनस A13 अपॉन A22 के बाद 23। ठीक है, इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो A13 अपॉन A11 इंटू आपके पास आ जाएगा A21। ठीक, और फिर एक और टर्म सबसे लास्ट वाली 31, A32 माइनस A12 अपॉन A11 A31, और इसी तरीके से A33 माइनस A12 अपॉन A11 A3, ये लिख सकते हैं। तो ये तो चलिए जीरो हो गए, है ना। यहाँ पे तो आपके जीरो आ गए, बाकी सबका कोई पता है नहीं, ये सब जीरो होंगे कि नहीं होंगे नहीं मालूम अभी। तो कितने हो सकते हैं ये, तो अपन अगर इसको देखें, इसको ओपन करें तो अब आसानी से ओपन किया जा सकता है, बिकॉज दीज टू टर्म्स आर ऑलरेडी जीरो। सो यू कैन राइट इट A11 A22 माइनस A12 अपॉन A11 इंटू ये 33 वाली टर्म, माइनस का कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का आपके पास A32 माइनस A12 अपॉन A11 A31 इंटू A23 माइनस A13 अपॉन A11 A21, यही आएगा ना, वैसा हो गया। तो आप देखो ये तो 1 या -1 होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जो भी वैल्यू है वो यहीं से मिनिमाइज करनी है हमें। तो मिनिमाइज करने के लिए अपन क्या देख सकते हैं कि आपके पास A12 अपॉन A11 और A13 अपॉन A11, ठीक है, इनकी तो कोई फिक्स वैल्यू होगी, या तो A1 यहाँ पे A12 अपॉन A11 1 हो जा सकता है, या फिर ये -1 हो सकता है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या हुई कि A मान लो ये 1 है, तो A22 माइनस A21, ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा, तो लिख ही लेते हैं A33 माइनस A13 अपॉन A11 इंटू A31। ठीक है, तो A22 माइनस A21 इंटू A33 माइनस A31। ठीक है, मान लिया मैंने दोनों पहली बार को 1 ही है। यहाँ A32 माइनस A31 और A23 माइनस A21। ओके, तो अगर A21 या A31 की बात करूं मैं, है ना, क्योंकि ये अब आप एक चीज समझ सकते हो कि ये चीज लिखी है ना, हाँ, ये क्वांटिटी यही है। अच्छा, A21 और A31 यहाँ पे भी हैं। ठीक है, तो क्या अपन सोच सकते हैं कि ये अगर आपने 1 ले लिया, ठीक, ये आपका मान लीजिए रहा 1, A21 मान लीजिए 1 रहा, तो फिर तो ये सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इन केस कि दीज टर्म्स A12 अपॉन A11 आपका 1 है, A13 अपॉन A11 आपका 1 है,
तो अगर A22 और A21 सेम हो गए तो वैल्यू 0 हो जाएगी, होगी कि नहीं इस पूरे टर्म की, है ना। तो मतलब मान लीजिए A22 और A21 सेम थे तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब इसमें से मिनिमम वैल्यू के लिए आप क्या कर सकते हो, इसमें से आप यहाँ पे आपने 1 चाहे -1 रख दिया, इसमें आपने डाल दिया 1 और यहाँ पे आ गया आपका -1, तो ये 2 और एक 2 आपने इसको बना दिया, ठीक है, इसको 1 और इसको -1, ठीक है। और A13 अपॉन A11 को -1 ले लीजिए, ले सकते हैं ना, इतना तो अरेंजमेंट पॉसिबल ही है 1 और -1 का बस। तो ये आपके पास एक 2 यहां से बन जाए, एक 2 यहां से बन जाए, एक 1 बाहर में इंतजार कर रहा है, इन दोनों को हम 0 बना लेते हैं, ठीक है। इतनी बात, मिनिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम चाहिए होती तो उल्टा करते, इन दोनों को 2 2 बना लेते, इन दोनों को 0 बना लेते, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक को 0 बना लिया मान लीजिए, और इसको 1 बना लेते, काम बन जाता। अभी यहाँ पे क्या करें, आप इनको 2 2 बना लो तो -2 × 2 और एक यहाँ पे 1 चाहे -1 रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू आपकी -4 के बराबर हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वैल्यूज पुट करके चेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे कम्बरसम है यहाँ प्रोसेस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा जा रहा है डायगोनल मैट्रिक्स इज कम्यूटेटिव, है ना, विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3। तो एक डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब कुछ A B C और इसको 0 0 0 0 ऐसा भर दिया हमने। कहा गया कि ये किसी भी मैट्रिक्स के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करें, कम्यूटेटिव होता है, किसी भी 3 × 3 मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन। 3 × 3 A11 A12 A13 A21 22 23, ठीक है, 31 32 33 इज इक्वल टू कम्यूटेटिव है ना, तो A11 A12 A13 पहले कर दिया, 21 22 23 पहले कर दिया, 31 32 33 पहले कर दिया। फिर यहां बचता है आपका A B C 0 0 0 0 0 0 कर दिया। अब दोनों कंपेयर कर लेते हैं, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो यहां से जब आप ओपन करोगे तो क्या आएगा, यहां से आपके पास आएगा A × A11, ठीक है, ओके। फिर यहां आ जाएगा A × A12 और A × A13, ठीक। यहां से देखो सेकेंड रो को इससे मल्टीप्लाई किया, B × A21, फिर B × A22, B × A23, फिर ऐसे ही ये इसके साथ जाएंगे तो C × A31, C × A32, C × A33, यही होगी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होकर के। इधर साइड से देखें तो ये भाई साहब इधर मल्टीप्लाई हो गए, A × A11, ठीक। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो B × A12, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम C × A13, है ना। आप यहीं से देख लो, अगर लिखना चाहो तो कर सकते हो, पूरा मल्टीप्लिकेशन करके कंपेयर कर सकते हो, बट यहीं से क्लियर हो जा रहा है कि भाई चलिए ये दोनों टर्म्स तो चलिए बराबर आए, इसके बराबर होने के लिए जरूरत क्या होगी भाई, A × A12 B × A12 बराबर हो जाए, कैसे हो सकते हैं, या तो A12 0 हो जाए या तो A और B बराबर हो। तो A12 हमेशा थोड़ी 0 होगा, उसने कहा है कि A12 मतलब ये कोई सी भी मैट्रिक्स हो सकती है, तो उसमें ऐसा थोड़ी ना है कि भाई इस प्लेस पे 0 रहना चाहिए तभी। तो A12 0 तो है नहीं, कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब A और B को ही बराबर होना पड़ेगा, और सिमिलरली A और C को बराबर होना पड़ेगा, और इसलिए A = B = C। दैट मीन्स ये क्या होगा आपका, A B C सभी आपस में बराबर होंगे। सो इट इज समथिंग लाइक दिस, A बाकी सब 0। ओके, इस तरीके की आपकी मैट्रिक्स आएगी। अब क्या कहा जा रहा है हमें कि इस ट्रेस 12 होना चाहिए। ट्रेस 12 होने का मतलब हुआ कि 3A आपका 12 है, और इसका मतलब A की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 4 के बराबर, ठीक है। तो A4 दैट मीन्स कि डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा उसका 64। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। इसमें हमें एडजॉइंट A इनवर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो पहले तो ये एडजॉइंट वगैरह को अपन समझ लेते हैं, ठीक है। एडजॉइंट को मैंने क्या कहा था, एडजॉइंट A को हमेशा आप ऐसे समझना, डिटर्मिनेंट A × A इनवर्स, ये बोला था। अब आपको कहा क्या गया है यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स करने की सोची गई है पहले।
तो ए की जगह अगर आप ए इनवर्स पुट कर देते हो तो उससे क्या चेंज आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह ए इनवर्स और ए इनवर्स का इनवर्स, ऐसा हो जाएगा। तो दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इनटू ए। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स आपका कितना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इनटू ए के बराबर है, ठीक है। अब हमें क्या करना था, ये तो अभी एडजॉइंट ए इनवर्स तक पहुंचे हैं, इसके इनवर्स की बात करनी है। तो इसका इनवर्स अगर आप करोगे, इस पूरे का इनवर्स आपने किया, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का इनटू ए का आपने इनवर्स लेना है, तो क्या आएगा, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, के ए का इनवर्स, ऐसा ही कुछ है ना, के ए का इनवर्स, तो कितना होता है वो 1/k इंटू ए इनवर्स, सही होता है ना। के कितना था आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स के था, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही होगा ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का उल्टा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ, कह सकते हैं इसका उल्टा करेंगे 1/a इनवर्स का, है ना, तो 1/a इनवर्स का डिटर्मिनेंट, तो a इनवर्स का डिटर्मिनेंट जो है खुद ही 1/a होता है, उसका उल्टा करना था, तो डिटर्मिनेंट a पे पहुंच गए और a का इनवर्स लिख दिया, ठीक है। तो बेसिकली ये जो सब कुछ लिखा हुआ था इनवर्स इनवर्स लगा के, वो यही लिखा हुआ था, है ना, और ये खुद ही क्या होता है, एडजॉइंट ए। दिस होल थिंग इज नथिंग बट एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट आपको पता होता है, डिटर्मिनेंट a रेज़ टू पावर n-1, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 की पावर में 3 - 1, सो आंसर शुड बी 4। तो अपन एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो जी हाँ, इसका आंसर 4 ही दिया गिवन है, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका अगेन ए बी इज इक्वल टू बी और बी ए इज इक्वल टू ए गिवन है, ठीक है। तो हमें ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5, मतलब ये फिर से आप 21.4 जो आपका फोर्थ क्वेश्चन गिवन है उससे आप इसको देख सकते हो, उसी तरीके का ही ये भी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। अब आप देखो ए स्क्वायर निकालते हो तो क्या होगा, ए इंटू ए, है ना, और ए की वैल्यू कितनी गिवन थी, ए की वैल्यू गिवन है बी ए, सो दिस इज बी ए इंटू बी ए, ठीक है। क्या गिवन था, ये लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू बी ए, बी इज इक्वल टू ए बी, ये गिवन था, ठीक है, इतना। तो बी ए इंटू बी ए बी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ए बी की जगह पे बी लिख सकते हो, बी ए की जगह पे क्या लिख सकते हो, ए लिख सकते हो, फिर ये बी ए बन गया जो कि कितना है, ए है, तो ए स्क्वायर ए आया, सिमिलरली बी स्क्वायर बी आया, ठीक है। ए स्क्वायर ए है, बी स्क्वायर बी है, मतलब ए क्यूब बी क्या होगा, आइडेम्पोटेंट हो गया ना ये, तो इसका मतलब ए की पावर कुछ भी लगा लो, ए ही आने वाला है, तो इसका मतलब ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5, दैट मीन्स की ए माइनस बी, ठीक है, ओके। तो a माइनस बी, ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 भी कितना होगा, a माइनस बी के बराबर ही होगा। अब इसका होल क्यूब करना था आपको, तो a की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 का होल क्यूब, दैट मीन्स इट इज a माइनस बी का होल क्यूब, सो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका ए रहा, ये आपका रहा बी, और बाकी ये आपका ए और ये बी, तो ये 0 हो गया। तो अगर ए माइनस बी होल स्क्वायर 0 हो गया, ठीक है, तो ए माइनस बी का होल क्यूब वगैरह ये सब भी क्या हो जाएंगे, 0 के बराबर ही हो जाएंगे। और इससे हमें एक चीज़ और क्लियर पता चल गई, निकालने तो हम ए और बी ऑप्शन को गए थे, बट ए माइनस बी आपका कैसा हो गया, निलपोटेंट हो गया, ठीक है। ए माइनस बी की पावर 2 इज 0, तो उसका मतलब उसके आगे वाले भी सब क्या हो जाएंगे, 0 के बराबर ही होंगे। ए माइनस बी का होल क्यूब 4 सब 0 होंगे, दिस इज निलपोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास ए और बी दो मैट्रिक्स हैं और कहा जा रहा है ए बी बी ए बराबर हैं, फिर आपको कोई रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में ए बी और बी ए, पहले तो मल्टीप्लिकेशन करके ही देखना पड़ेगा रिलेशन निकालने को। तो 1 2 3 4 ये आपका रहा ए मैट्रिक्स, और इधर आपके पास है ए बी
यही है ना, ए बी और इधर बी ए लिख लिया आपने। कितना आएगा 1 इंटू ए प्लस 2c, बी प्लस 2d, 3a प्लस 4c, 3b प्लस 4d, है ना, इज इक्वल टू a प्लस 3b, 2a प्लस 4b, c प्लस 3d, 2c प्लस 4d, है ना। तो a प्लस 2c इसके बराबर है, तो 2c इज इक्वल टू 3b हो गया। b प्लस 2d इसके बराबर है, तो b प्लस 2d इज इक्वल टू 2a प्लस 4b, एक रिलेशन ये है। यहाँ से 3a प्लस 4c इज इक्वल टू c प्लस 3d, और यहाँ से 3b इज इक्वल टू 2c, ये तो बात पहले ही कर चुके थे, ठीक है। तो ये आपके पास रिलेशंस हैं। अब यहाँ से आपको a माइनस डी अपॉन 3b माइनस सी का जुगाड़ करना है। तो a माइनस डी है ना ऊपर, ठीक है, यहीं से हो गया उसका जुगाड़ कि 3a माइनस 3d इज इक्वल टू माइनस 3c, ओके। और 3b माइनस सी की बात करें तो 3b माइनस सी इज, ठीक है, निकाल लो दोनों का रेशियो, हो गया काम, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपका सोल्यूशन रहा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। आपसे कहा जा रहा है कि f ऑफ अल्फा आपका गिवन है, तो f ऑफ अल्फा का इनवर्स आपको रिप्रेजेंट करना है। तो cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन कॉस। 13 में f ऑफ अल्फा क्या गिवन है आपका, cos अल्फा साइन अल्फा और सॉरी माइनस साइन अल्फा, और क्या है आपका साइन कॉस है, साइन अल्फा cos alpha 0 0 and here it is 0 0 1। तो ये आपका f अल्फा है ना। अब इसका आपको इनवर्स निकालना था, पहले देख लो इनवर्स एग्जिस्ट तो करेगा ना, तो डिटर्मिनेंट आप निकाल लो। वैसे भी जरूरत पड़नी है डिटर्मिनेंट की, तो डिटर्मिनेंट ऑफ f कह लीजिए, ठीक है। तो cos स्क्वायर अल्फा आ जाएगा और साइन स्क्वायर अल्फा, मतलब 1 के बराबर है डिटर्मिनेंट, तो ठीक है, तो अच्छी बात है। अब आप इसका एडजॉइंट लिख लो, है ना। तो एडजॉइंट कितना आता है, ठीक है, कोफैक्टर ऑफ एफ, कोफैक्टर लिखते हैं पहले। तो कोफैक्टर कितना आएगा, कोफैक्टर आपका हो जाएगा cos अल्फा, इसके लिए आप क्या लिखोगे, माइनस का साइन अल्फा, और 0 वाले के लिए तो 0 है ही, ठीक है। फिर इसके रिस्पेक्ट में देखें तो माइनस साइन अल्फा, ये प्लस साइन अल्फा हो जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में देखें तो cos अल्फा आ जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में देखें तो cos स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर। नहीं, इसके रिस्पेक्ट में देख रहे थे ना, तो cos अल्फा इंटू 0 और साइन अल्फा इंटू 0, सॉरी 0 ही रहने वाला है। और यहाँ पे फिर इसके रिस्पेक्ट में देखें तो ये 0, इसके रिस्पेक्ट में देखें तो फिर से 0, और इसके रिस्पेक्ट में देखें तो साइन cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आपका 1। ये आपका कोफैक्टर रहा। अब इसका तो आपको ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, तो आपका एडजॉइंट मिलेगा। तो एडजॉइंट विल बी cos अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा cos अल्फा 0, फिर 0 0 1, ये आपका एडजॉइंट आ गया। और चूंकि 1 अपॉन मॉड ऑफ एफ रखना ही पड़ता, दैट इज एनीवे 1 ओनली, तो अपन यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि ये आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका बल्कि एफ ऑफ माइनस अल्फा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑप्शन बी के साथ अपन जा सकते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहा जा रहा था ए इनवर्स बी ए होल रेज टू पावर एन के बारे में, है ना। तो बिल्कुल पैटर्न वाला सवाल है फिर से, है ना। देखते हैं क्या बनता है। तो ए इनवर्स बी ए का अगर आपसे होल स्क्वायर करने को कहा जाए तो इसका मतलब क्या होगा, ए इनवर्स बी ए इंटू ए इनवर्स बी ए। अब ये दोनों गए मिल, है ना, तो मिलके आई हो गए। ए इनवर्स बचा, फिर आ गया बी स्क्वायर और ये, बस और कुछ नहीं बदला। होल क्यूब भी लगा लीजिए, तो ए इनवर्स बी ए का होल क्यूब, ये तो आएगा ना, ए इनवर्स बी स्क्वायर ए इंटू एक ए इनवर्स बी ए और दे रहे हो आप, तो क्या हुआ,
ऐसा करके लिख लिया है ना। तो ए और ए इनवर्स आई हो गए, तो ए इनवर्स बचा, बी स्क्वायर और एक बी मिलके बी क्यूब हो गए, और लास्ट में ए बचा। ठीक है, तो क्या पैटर्न बन रहा है, ए इनवर्स एज इट इज रह जा रहे हैं, जो यहाँ पे पावर है वही पावर बी की बन जा रही है। तो ए इनवर्स बी ए इसके बराबर ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन में आपके पास ए की वैल्यू निकालनी है, तो फिर बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। 2132 ए, यहाँ पे -32 5 -3 और इज इक्वल टू 1001। ठीक, तो क्या करें, एक एक करके सॉल्व करें। क्या कर सकते हैं हम, मैं पूरा प्रोसेस नहीं दिखा रहा, आप डायरेक्टली कर लेना। इट इज समथिंग लाइक कि एक्स ए वाई इज इक्वल टू आई, यही लिखा हुआ है ना, एक्स ए वाई इज इक्वल टू आई। एक्स और वाई नोन है, आप ए निकालना चाहते हो, तो आप ऐसा करो, एक्स ए वाई इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो एक्स ए इज इक्वल टू वाई इनवर्स आ जाएगा। फिर आप देखो, अब आप एक्स इनवर्स से दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल टू एक्स इनवर्स वाई इनवर्स। क्या करना है आपको, फिर इस x का इनवर्स निकालना है, इस y का इनवर्स निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, दैट शुड बी योर a। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें आगे। ठीक है, ये आप कर सकते हो, आपको बस 2x2 की मैट्रिक्स की आपको लिखनी है इनवर्स, और दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो x और y ये दो मैट्रिसेस थे, एक एक करके दोनों को इनवर्स करते गए हम थोड़ा सुकून से। ठीक है, सही ऑर्डर में करेंगे, ये नहीं कि x इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करने लग गए और y इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई, नहीं, पहले हम y इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर लें, चाहे ये भी कर सकते हैं पहले x इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन x इनवर्स से प्री होगा और y इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई होगा, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपके पास स्टेटमेंट्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स A इज नॉन सिंगुलर एंड सिमेट्रिक, देन A इनवर्स इनवर्स इनवर्स, तो A इनवर्स का इनवर्स A, फिर उसका इनवर्स A इनवर्स। ठीक है, तो अगर A आपका सिमेट्रिक है, तो A इनवर्स आपका कैसा होगा, A इनवर्स भी आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। स्टेटमेंट 2, एडजॉइंट ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट की अगर हम बात करें, देख लेते हैं एक बार को, Z इज इक्वल टू, आप एडजॉइंट A की बात कर रहे हो ना, तो Z ट्रांसपोज मतलब एडजॉइंट A का ट्रांसपोज। एडजॉइंट A का ट्रांसपोज करो, चाहे एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज करो, बात बराबर होती है, प्रॉपर्टी थी ना। तो A ट्रांसपोज खुद ही A के बराबर है, तो इसका मतलब Z ट्रांसपोज आपका Z के बराबर ही है। ठीक है, Z ट्रांसपोज इसका बराबर हो गया, प्रॉपर्टी यूज करी, एडजॉइंट A ट्रांसपोज लिख दिया, A ट्रांसपोज खुद A के बराबर हो गया, तो दिस इज Z। तो Z ट्रांसपोज और Z बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अच्छा अभी एक और इसमें स्टेटमेंट 3 क्या है, एडजॉइंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो बिल्कुल डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट तो हमारे पास क्या ही आएगा, डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगी। ठीक है, फिर इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ, आप चाहो तो निकाल के भी देख सकते हो स्टेटमेंट 3 के लिए, है ना, कि अगर मान लीजिए ABC है, डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, बाकी सबको 0 कर दिया, तो कोफैक्टर में क्या आएगा, BC आएगा, इसके लिए 0, इसके लिए अगेन 0। ठीक है ना, फिर यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, इसके लिए क्या आएगा, AC आएगा। तो आप निकाल के भी देख सकते हो कि मतलब कोफैक्टर कहें या एडजॉइंट कहें, कैसे आ रहे हैं, डायगोनल ही आ रहे हैं। स्टेटमेंट 4 में आपके पास है, प्रोडक्ट ऑफ 2 इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर इज आल्सो इन्वर्टिबल। तो अगर ऑब्वियसली दोनों इन्वर्टिबल हैं, ठीक है, दो मैट्रिसेस इन्वर्टिबल हैं, तो इसका मतलब कि दोनों का डिटर्मिनेंट जो था वो नॉन जीरो था, तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा उसका भी डिटर्मिनेंट कैसा होगा, नॉन जीरो ही होगा, बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, स्टेटमेंट 4। 17th क्वेश्चन में देखिए, 17th क्वेश्चन हमारे पास फिर से स्टेटमेंट रिलेटेड है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसे। तो क्वेश्चन नंबर 17 स्टेटमेंट 1, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट पूछा जा रहा है ना।
तो ln x, ln2x, ln3x, lny, lnz, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का स्टेटमेंट 1 जो है उसमें आप इसको क्या लिख दोगे, ln x, lny, lnz, ठीक है। और फिर आप चाहो तो ln2x को आप लिख दो ln2 प्लस lnx, ln2 प्लस lny, और इसी तरीके से ln2 प्लस lnz, ठीक। फिर ऐसे ही ln3 प्लस lnx, ln3 प्लस lny, ln3 प्लस lnz, यही चीज है ना, ठीक है, यही लिखा हुआ था, ठीक। अब इसमें से आपने क्या किया, रो 2 रिप्लेस्ड बाय रो 2 माइनस रो 1, ठीक, और रो 3 भी। तो ln x यहाँ, ln x, lny, lnz, और ये कितने बन गए आपका, ln2, 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 ठीक। और यहाँ पे ln3, 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 ठीक है, ओके। तो आप देख सकते हो ln2 और ln3 को अगर कॉमन ले लें तो 1 1 1 1 1 1 सब कट के, मतलब दो रोज सेम हो गए तो इसलिए वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। स्टेटमेंट 2 में देखिए, रूट्स ऑफ दिस आर इंडिपेंडेंट ऑफ लेमडा म्यू वी ए बी, ठीक है। तो अब यहाँ पे x है, a है, b है, लेमडा x b1, लेमडा म्यू x1, लेमडा म्यू b1 इज इक्वल टू 0। एक बार ओपन करते हैं, 4x4 टाइप का दे रखा है ना, तो पहले तो 3x3 में बदलने की कोशिश करो इसे। तो x है, a b है, 1 है ना। तो मैं अगर इसमें से देखूं लेमडा 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 और उधर 1 1 1, 4x4 है, पहले तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। तो क्या था हमारे पास, x a b 1, ठीक है। फिर है आपका लेमडा x b1, लेमडा x b1, फिर लेमडा लेमडा x1, यही था, नहीं, लेमडा म्यू x1, लेमडा म्यू v1 है कि वहाँ भी x है, 1 ही है, ठीक है, ये था। और इसके लिए कहा जा रहा था रूट्स के बारे में सोचने को। तो पहले तो इसको 3x3 वगैरह में कुछ कन्वर्ट करने की कोशिश करें, पहले तो 4x4 ही लिखा हुआ है। तो अगर आपने मान लीजिए x यहाँ पे रखा a b1, इसको लेमडा माइनस x कर लेते हैं ना, लेमडा माइनस x, मतलब रो 2 रिप्लेस्ड बाई रो 2 माइनस रो 1, रो 3 रिप्लेस्ड बाई ऐसा ही रो 3 माइनस रो 1, और रो 4 रिप्लेस्ड बाई रो 4 माइनस रो 1। तो लेमडा माइनस x आ जाएगा, म्यू माइनस a आ जाएगा, नहीं सॉरी x माइनस a आएगा, ये x माइनस a, यहाँ 0 और ये रहा आपका 0, ठीक है। फिर अगली बार आप देखें तो लेमडा माइनस x, म्यू माइनस a, x माइनस b और 0। सबसे लास्ट में लेमडा माइनस x, म्यू माइनस a, v माइनस b और 0, ठीक है। ऐसे ही कुछ है। अब इसके लिए हमें रूट्स के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। ओके, तो अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो देखिए कैसे ओपन होगा, x, ठीक है, इसका वाला रो और इसका वाला कॉलम हट गया, बाकी बचेगा इतना 3x3, ठीक है, जिसमें कि ये पूरा है 0, इसका मतलब ये पूरी डिटर्मिनेंट 3x3 की जो दिख रही है, ठीक है, इतनी ये डिटर्मिनेंट ये 0 के बराबर होगी। तो x मतलब फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में अगर ओपन करें तो x इंटू 0 माइनस a के लिए क्या होगा, ये खत्म और ये खत्म, इसका रो और इसी का कॉलम खत्म कर दिया। फिर आपका एक पूरा का पूरा 0 है तो ये भी 0 हो गया, प्लस b माइनस 1 के साथ क्या आएगा, ये पूरा 3x3,
और ये पूरी चीज़ उठ के इसको इज इक्वल टू 0 के बराबर कंपेयर करना है। तो माइनस लैम्डा उम्डा हटा दो, है ना, सॉरी माइनस 1 वगैरह से तो कोई मतलब है नहीं, ये सब तो 0 ही था, ठीक है। तो बेसिकली यू हैव टू सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब इस डिटर्मिनेंट में आपके लिए चीज़ें आसान हो गई। क्या आसान हो गया देखते हैं यहाँ पे। लैम्डा माइनस एक्स मेरा कॉमन हो गया, 1 1 1 एक्स माइनस ए म्यू माइनस ए और फिर से म्यू माइनस ए, यहाँ पे 0 एक्स माइनस बी वी माइनस वी, ठीक है। तो इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू लेमडा एक सोल्यूशन आ रहा है। यहाँ से अगर हम देखें, एक तो मतलब दिस थिंग इज इक्वल टू 0 से लेमडा आ गया। अब ये डिटर्मिनेंट भी 0 हो सकती है, ये डिटर्मिनेंट को भी सिंप्लीफाई कर सकते हो भाई। ये तीनों 1 है ना, यहाँ पे जीरोस बनाना शुरू करें। तो हमने क्या किया, इसको 1 एज इट इज रखा, इसको 0 कर दिया, इसको 0 कर दिया। कैसे? रो 2 रिप्लेस्ड बाय रो 2 माइनस रो 1, रो 3 रिप्लेस्ड बाय रो 3 माइनस रो 1। तो आपके पास ये रहा x माइनस ए, इसमें से आपने इसको हटाया तो क्या बचा, म्यू माइनस एक्स, और इसमें से भी कितना बचा, म्यू माइनस एक्स। एक्स माइनस बी आपका यहाँ पे रहेगा और v माइनस एक्स आपका यहाँ पे रहेगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास अब ओपन किया जा सकता है ना, ठीक है। तो 1 के रिस्पेक्ट में देखोगे तो म्यू माइनस एक्स इंटू वी माइनस एक्स, हाँ, और x माइनस ए के लिए तो 0 ही है, 0 के लिए 0 ही है। तो बस अब आप यहाँ से भी सिंप्लीफाई कर सकते हो फर्दर इसी तरीके से। तो आपको हर बार क्या करना पड़ रहा है बेसिकली, जैसे आपने रो 2 माइनस रो 1, रो 3 माइनस रो 1, रो 4 माइनस रो 1 लगाया तो लेमडा माइनस एक्स बन गए और वो लेमडा माइनस एक्स आपने बाहर निकाला। फिर से आपने वही सेम प्रोसेस रिपीट किया। अब ये क्या बन जाएगा, सिर्फ इन दोनों के बीच रह जाएगा। तो आपके पास जो भी टर्म्स आ रही हैं वो तो इन पे डिपेंडेंट ही आ रही हैं। आपके पास लेमडा आ रहा है, म्यू आ रहा है, वी आ रहा है, यहीं से आपके पास निकल करके ये तीनों ही वैल्यूज बन रही हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट 3 पे आते हैं। स्टेटमेंट 3 आपका सिंपल सी चीज़, ये इसका एक्सपेंशन आपको पता ही होगा, रखते भी हैं अपन, है ना। स्टेटमेंट 3 ये चीज़ क्या है आपका, 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। क्या होता है ये, माइनस हटा दो, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके बराबर ही होता है। ये वाली क्वांटिटी फंडामेंटल से याद करते हैं अपन कि ये हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, या फिर जी तो दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। और ये आपका कैसा है, ए बी सी आपके कैसे थे, साइड्स ऑफ स्केलिन ट्रायंगल, तो इसका मतलब ये भी कैसा था, पॉजिटिव ही था, ठीक है। तो ये पॉजिटिव माइनस का ये, तो इसका मतलब कि ओवरऑल टर्म नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। स्टेटमेंट 4 पे देखिए। स्टेटमेंट 4 आपका क्या है, एफ की बात की गई है और nth डेरिवेटिव एट 1 देखना है। तो चलिए फर्स्ट डिफरेंशिएशन किया आपने एफ डैश एक्स, कितना आएगा, 1/x ने दे दिया, -1/x स्क्वायर ln x ने दे दिया 1/x, और x की पावर n ने दे दिया nx n - 1, ठीक है। बाकी दोनों को एज इट इज रहने दो, 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, -1/n -1 की पावर n, a और a स्क्वायर, ये आपका एफ डैश एक्स है, ठीक है। एफ डबल डैश एक्स ने क्या बनाना है, -2/x क्यूब, ठीक है, बल्कि +2/x क्यूब, -1/x स्क्वायर n -1 x की पावर n -2, और बाकी 1 1 -1/n a -1 की पावर n a स्क्वायर, सब वैसा ही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। nth डिफरेंशिएशन तक हम जब जाएंगे तो क्या पैटर्न अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखो nth डिफरेंशिएशन में ट्रिपल डैश लिखने जाते तो क्या होता, ये माइनस हो जाता, डबल डैश में पॉजिटिव है, सिंगल डैश में मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन में माइनस है, इसका मतलब यहाँ -1 की पावर n लगने वाला है। यहाँ 1 था, यहाँ 2 हुआ, आगे करोगे तो 2 × 3 होगा, फिर उस मतलब f ट्रिपल डैश में 2 × 3 आ जाएगा, उसके बाद 2 × 3 × 4 आ जाएगा, ठीक है। तो डबल डैश में ऊपर 2 तक है, ट्रिपल डैश में 2 × 3, फोर्थ डिफरेंशिएशन में 2 × 3 × 4, तो nth डिफरेंशिएशन में n फैक्टोरियल, ठीक है। और x की पावर में n + 1 और रहेगा, डबल डैश था तो x क्यूब, ट्रिपल डैश रहेगा तो 4, इस तरीके से रहेगा।
है ना, उसके जस्ट एक पहले ये भी भाई साहब होंगे, है ना, क्योंकि ये अगले डिफरेंशिएशन में बनाएगा 2/x³। जब आप ट्रिपल डैश निकालोगे तो ये 2/x³ बनाएगा, तो इसमें आपके पास आ जाएगा इससे एक कम की टर्म है, ये है ना भाई, जो n-1th डिफरेंशिएशन में यहां पे टर्म आई होगी वही टर्म यहां पे बननी चाहिए, क्योंकि ये एक स्टेप पीछे चल रहा है ना उससे, ठीक है, इसके मतलब इस प्लेस के कंपैरिजन में ये एक पीछे चल रहा है, इसका एक और डिफरेंशिएशन करें तब हम यहां पहुंचेंगे, सही है बात। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे एक पीछे वाला, मतलब -1 की पावर n-1, n-1 फैक्टोरियल x की पावर n, ठीक है, ओके। और ये क्या होगा, तो n इंटू n-1 हुआ सेकेंड डिफरेंशिएशन में, ठीक है, x की पावर n-2 गई, तो nth डिफरेंशिएशन में क्या आ जाएगा, x की पावर n-n, मतलब x की पावर 0, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका n फैक्टोरियल, ठीक है, बाकी 1 है, -1/n है, -1 की पावर n है, 1 है, a है, a² है, तो n की जगह आपको क्या करना है, सॉरी x की जगह आपको 1 रखना था, तो 1 रखोगे तो आपके पास क्या बन रहा है, देखो nth डिफरेंशिएशन एट 1 इज इक्वल टू -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल, -1 की पावर n, -1n-1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आपके पास है n फैक्टोरियल, यहाँ पे 1, यहाँ रहा -1/n और ये रहा -1 की पावर n, नीचे 1a और a², ठीक, ठीक है। तो आप देखो जरा, अगर ऊपर वाले रो में से आप -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल कॉमन निकाल लो तो आपके पास बचता क्या है, 1 बचेगा, -1/n बचेगा और -1 की पावर n बचेगा, यही होगा ना। तो अब आपका फर्स्ट रो और सेकंड रो क्या हो गए, सेम हो गए, और इसलिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी, ओके। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, -1 की पावर n और ये -1 की पावर n मिलके कितना बनाएंगे, -1 की पावर 2n बनाएंगे, जो कि कितना होगा, 1 के बराबर, बिकॉज -1 की पावर कैसी हो गई, इवन हो गई। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ए स्टेटमेंट है एवरी स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स इज नॉन इनवर्टिबल, ऐसा नहीं होता है। स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स जो ऑड ऑर्डर की होती हैं उनके बारे में होता है कि उनका डिटर्मिनेंट कैसा होगा, 0 होगा, ठीक है। इवन ऑर्डर की स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में ऐसा नहीं है, इसलिए इवन ऑर्डर की स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स आपकी इन्वर्टिबल हो सकती है, ठीक है। ऑड ऑर्डर की स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स आपकी इन्वर्टिबल नहीं ही होंगी बिकॉज देयर डिटर्मिनेंट इज 0। बी पार्ट में क्या है, इफ ए एंड बी आर 2 3x3 मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज इक्वल टू 0 देन एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी मस्ट बी नल मैट्रिक्स। नहीं, जरूरी तो है नहीं कि दो मैट्रिसेस ऐसी भी तो हो सकती हैं जो नॉन जीरो हो और उनका मल्टीप्लिकेशन जो है नल मैट्रिक्स हो जाए, ये तो पॉसिबल ही है। बस उनका डिटर्मिनेंट क्या रहा होगा वहां पे, वो दोनों मैट्रिसेस कैसी रही होंगी, सिंगुलर रही होंगी, ठीक है। सी पार्ट में 2x2 मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए, है ना। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए की बात की गई, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए निकाल ही लेते हैं, 2x2 ही है ना, तो ए बी सी डी रहा ये, ठीक है। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए के बराबर थोड़ी ना आ पाएगा क्योंकि डिटर्मिनेंट इसकी चेंज हो जाएगी। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप अगर देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए n-1 का होल स्क्वायर ऐसा ही कुछ आएगा, तो डिटर्मिनेंट ए के बराबर ही होगा। चलिए ठीक है, बट आप यहाँ पे निकाल के भी देख सकते हो, कोफैक्टर्स अलग हो जाएंगे, फिर उसका एडजॉइंट निकालोगे, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, दैट मीन्स कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए को मैंने ये जो बोला था वैसे ही आप डील कर लो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट भी भूल जाओ, सिर्फ इतना, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, दिस इज योर एडजॉइंट ए, राइट।
तो एडजॉइंट ऑफ ये के बी टाइप की ही चीज है ना, ये के स्केलर और एक बी। तो एडजॉइंट ऑफ के बी कितना होता है, के की पावर n माइनस वन एडजॉइंट ऑफ बी, यही होता है। तो k की पावर n माइनस वन मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर में n माइनस वन। और एडजॉइंट ऑफ b का मतलब क्या है, b का मतलब है आपका a इनवर्स, दिस इज योर a इनवर्स। तो ये बना लेगा आपका डिटर्मिनेंट a, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स की बात की जा रही है ना। चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या होगा। एडजॉइंट ऑफ a कितना होता है, डिटर्मिनेंट a इंटू a इनवर्स। तो यहाँ कितना आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स इंटू a इनवर्स का इनवर्स। तो ये दोनों कट गए, बाकी बचा आपका a के बराबर। सो योर एडजॉइंट a विल बी इक्वल टू a। ये बात सही आ रही है। यहाँ से कैसे किया हमने, एडजॉइंट प्रॉपर्टी को यूज किया, एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स लिया, ठीक है। ये एडजॉइंट a लिखा हुआ है। अब हमने कहा कि दिस इज एज इट इज कि ये स्केलर k है और एक मैट्रिक्स है b जो कि a इनवर्स थी। तो दिस इज इक्वल टू k की पावर n माइनस वन, एडजॉइंट की ये प्रॉपर्टी थी। k की पावर 2 माइनस वन, k कितना था, डिटर्मिनेंट a था 2 माइनस वन, एडजॉइंट ऑफ b की जगह क्या लिखा, a इनवर्स, ठीक है। अब जैसे मैंने अभी बताया आपको कि एडजॉइंट a का मतलब क्या होता है, तो ऐसे देखो एडजॉइंट a का मतलब क्या होता है, a इंटू a इनवर्स, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स का मतलब क्या होगा, ठीक है, हर एक की जगह पे a इनवर्स रख बस, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे प्रोसेस फॉलो किया, दिस इज कमिंग आउट एज a। तो आपका स्टेटमेंट ये करेक्ट हो रहा है, ठीक है। डी वाले पार्ट पे देखते हैं, a और b आपके स्क्वायर मैट्रिसेस हैं थर्ड ऑर्डर के, a और b आपका 5, a 5 है और b 2 है, 10ab की बात की गई है। तो 10ab कितना हो जाएगा, 10 क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ab के बराबर होगा, ठीक है। 10ab का मतलब कितना हो गया, डिटर्मिनेंट, दिस इज इक्वल टू 10 क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट b, ठीक है। सो दिस इज 10 रेज़ टू पावर 4, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या कहा जा रहा है। गिवन मैट्रिक्स है a cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट होल्ड्स गुड। तो a और a इनवर्स निकालना है अपने को। a आपका सिमेट्रिक है, ऐसी बात तो नहीं लग रही है ना। अच्छा, फॉर थीटा इज इक्वल टू इतना, a इज स्क्यू सिमेट्रिक फॉर थीटा इक्वल टू n पाई, ठीक है। चलिए सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक पहले देख लेते हैं और फिर a इनवर्स की बात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, ठीक है। ये आपका a है, ये आपका a है। तो a ट्रांसपोज cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, ये दोनों बराबर होंगे कब, ठीक है। ये दोनों सिमेट्रिक के लिए बराबर होने चाहिए, मतलब आपका माइनस साइन थीटा और साइन थीटा बराबर होने चाहिए। कॉस कॉस तो ठीक है, साइन और माइनस साइन बराबर होने चाहिए। तो फॉर सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक के लिए क्या जरूरत है कि साइन थीटा और माइनस साइन थीटा बराबर हो, तो साइन थीटा इक्वल टू 0 की रिक्वायरमेंट है। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, तो अब आप देखो ए ट्रांसपोज आपका माइनस ए के बराबर है क्या, ठीक है। ए ट्रांसपोज आपका माइनस ए के बराबर है क्या, तो ए ट्रांसपोज आपका माइनस ए के बराबर तो नहीं है, क्योंकि आपका डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, डायगोनल एलिमेंट 0 कब होगा, जब आपका cos थीटा 0 हो जाए। बाकी सब तो जुगाड़ है, लेकिन इसके सिमेट्रिक के लिए जरूरत क्या है कि इस cos थीटा को माइनस cos थीटा के बराबर होना चाहिए, बिकॉज ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू माइनस ए करोगे तो क्या होगा, माइनस cos थीटा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो बाकी सब तो ठीक है। सॉरी, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो साइन थीटा और माइनस साइन थीटा तो बन जाएंगे, लेकिन cos थीटा को माइनस cos थीटा के बराबर होना पड़ेगा। तो इसकी सिमेट्रिक के लिए ये जुगाड़ चाहिए। और फिर बात बचती है आपकी किसकी, ए इनवर्स की। तो ए इनवर्स के लिए देखें तो सबसे पहले इन्वर्टिबल है बिल्कुल, क्योंकि इसकी डिटर्मिनेंट कितनी है, 1 के बराबर है, ठीक है। तो कोफैक्टर ऑफ ए कितना हो जा रहा है आपका, यहाँ आपका आएगा cos थीटा, यहाँ आएगा आपका cos थीटा,
इसके लिए अगर आप देखोगे तो माइनस साइन थीटा है ना, माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप माइनस साइन थीटा, यही हो जाएगा कोफैक्टर। ट्रांसपोज कर लिया तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, यही बन रहा है ना। माइनस साइन थीटा को साइन थीटा चाहिए निगेटिव का, साइन थीटा को माइनस साइन थीटा चाहिए निगेटिव, हाँ ठीक है, ये कोफैक्टर रहा। कोफैक्टर रहा तो आप इसका एडजॉइंट के लिए ट्रांसपोज ले लो, और बाकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो 1 ही थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो ए आई आई मतलब डायगोनल एलिमेंट है वो सभी क्या है ए प्लस बी, तो इन सभी को डाल दिया आपने ए प्लस बी, ठीक है। फिर आपसे कहा गया कि ए आई आई प्लस 1 मतलब जैसे ये A12 होता है ना, तो A12 ये आपका क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बराबर, ठीक है, यहाँ 0 आएगा बिकॉज A13 इज 0, ठीक है, 2 का गैप है। फिर आपके पास क्या कहा गया, और ये वाला पोजीशन क्या होता है A21 होता है, तो A21 के लिए अगर हम देखें तो A21 मतलब I माइनस 1 इज यूनिटी, ठीक है। ये क्या होगा A23 I प्लस 1 वाला मतलब कि AB, ठीक। फिर यहाँ पे 31 है 0 हो जाएगा, 32 है 32 मतलब I माइनस 1 मतलब 1, ये आपका A है, ठीक है, मैट्रिक्स। अब इसकी आपको ये मैट्रिक्स है आपकी, इसकी डिटर्मिनेंट निकालनी है, तो निकाल लीजिए डिटर्मिनेंट कितना आएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज A प्लस बी इंटू A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी और यहाँ से 1 इंटू A प्लस बी, ठीक है, बस इतना ही हुआ अपने पास, ओके। तो यहाँ से आपका A प्लस बी हो गया कॉमन, और बाकी बचा आपका A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2AB, ठीक है, विच इज A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ए आपकी सिमेट्रिक है क्या, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो नहीं है ये, है ना, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, ए बी आपका प्राइम नंबर है, तो अगर ए और बी आपके प्राइम हों, ठीक है, तो कहा जा रहा है ए इज इम्पॉसिबल। अच्छा, ए और बी अगर आपके प्राइम नंबर हो जाएं तो ऐसा होगा, तो ए और बी प्राइम नंबर होने में क्या तकलीफ है, मान लीजिए ए और बी दोनों 2 और 3 हो गए तो भी ए बन जाएगा, क्या ही दिक्कत है ना। और एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑफ कोर्स डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, ठीक है, तो वो तो एडजॉइंट ए कितना होगा, डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। मेरे पास एक मैट्रिक्स ए दी हुई है और उसके लिए फिर आपको रिलेशंस सोचने हैं, तो जैसे ये जो दिया हुआ है ऑप्शन ए में उसी के अकॉर्डिंग अपन सोचें कि ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i कितना होता है, तो ए स्क्वायर माइनस 4a, ठीक है, माइनस 5i। ए स्क्वायर सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, ए स्क्वायर का मतलब क्या है 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 और 2 2 1, ठीक है, कर लीजिए मल्टीप्लाई, कितना आने वाला है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, तो 1 इंटू 1 प्लस 4 मतलब 9, 1 इंटू 2 2 हो गया, 2 4 हो गया, 4 और 4 8 हो गया, 2 4 2 मतलब 8 हो गया, ठीक है। फिर ऐसे देखिए 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 2 4 4 4 8, है ना। फिर 2 1 2 का इससे, तो 4 4 8 और 1 9, फिर आपका वही आएगा शायद 4 2 6 और 2 8, फिर ऐसे ही यहाँ पे 8 8 9 आ जाएगा, ठीक है। 4a प्लस 5i अगर आप करते हो तो कितना आने वाला है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i की बात थी ना, तो 4a आपका कितना है, 4a आपके पास कितना आ जाएगा, ए हमने लिखा ही रखा है तो इसी को लिख लेते हैं, 4 8 8 8 4 8 और 8 8 4, और इसमें आप 5i जोड़ दो, तो 5i मतलब 5 5 5 0 0 0 0 0, ठीक है, सम कर दिया, इसके बराबर आ रहा है, इसका मतलब स्टेटमेंट करेक्ट है। आपका ए स्क्वायर
-4a - 5i 0 के बराबर होता है। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, देख सकते हैं क्या कि ए की अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें तो ए की डिटर्मिनेंट कितनी आ रही है, देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा 1 1 - 4 - 2 2 - 4 + 2 4 - 2, ठीक है। तो ये -3 और यहाँ से आपका मतलब जो भी है आपका नॉन जीरो ही है, ठीक है। तो ये आपका नॉन जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a - 4i - 5a इनवर्स, ठीक है। यहाँ से ए इनवर्स आप एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। अब ए अगर आपका इन्वर्टिबल है तो ए स्क्वायर भी इन्वर्टिबल ही होगा, बिकॉज उसकी भी डिटर्मिनेंट कैसी होगी, नॉन जीरो। भैया अगर ए की डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो ए स्क्वायर की भी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगी, ए की किसी भी पावर की डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगी और इसीलिए वो इन्वर्टिबल होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट आपकी प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट बी इनटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के ट्रांसपोज की बात की गई है, वो भी आपकी प्रॉपर्टी थी। एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज कहें या फिर ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट ले, बात बराबर ही होती है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n - 1, बिल्कुल सही फॉर्मूला। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट बी इज इक्वल टू b रेज टू पावर n - 2b, सभी आपके फॉर्मूले लिखे हुए थे, ठीक है। तो ये आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर आपके सारे ही करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, आपके पास एक मैट्रिक्स दी गई है और एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट के बारे में बात करी गई है सबसे पहले तो, ठीक है। तो एडजॉइंट ए, पहले डिटर्मिनेंट ए निकाल लो। डिटर्मिनेंट ए कितना है, तो ए लिख लेता हूं मैं। ए इज 3 - 3 4 3 - 3 4 2 - 3 4 0 - 1 1, कितना आ जाएगा 3 इंटू -3 + 4, ठीक है। 2 और 4 से -2, तो यहां से आपके पास 3 रहा और +6 9 हो गया, -8 बन रहा। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आपकी कितनी है, 1 के बराबर है ना। डिटर्मिनेंट ए 1 है तो एडजॉइंट ए अभी ऊपर ही जस्ट हमने फॉर्मूला भी पढ़ा, डिटर्मिनेंट ए की पावर n - 1, तो ये तो 1 के बराबर ही होगा। अब एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट की बात करें तो वो कितना होगा भाई, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है, डिटर्मिनेंट ओवर ए की पावर n - 1, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, इसके डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये भी कितना आएगा, ए की पावर n - 2 से आता है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। मतलब ऐसे देख लो आप इसको कि ये अगर मान लीजिए आपका b है, इस पूरे को मैंने b बोल दिया, तो ये कितना होगा, b की पावर में n - 1 होगा, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ b मतलब b की पावर n - 1। डिटर्मिनेंट ऑफ b कितना है, इसका डिटर्मिनेंट कितना है, b मतलब एडजॉइंट है और उसका डिटर्मिनेंट यही है ना, तो दिस इज a n - 1। ये तो अभी आपने क्या लिखा है, ये आपने लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ b और उसकी पावर में n - 1 लगाओगे तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n - 1 पावर 2, यही हो जाएगा। तो अगर ये खुद 1 था तो ये भी कितना रहने वाला है, 1 के बराबर ही रहने वाला है, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए की बात कर लें तो वो मैट्रिक्स वाले तरीके से अपन एक बार देख लेते हैं, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए की बात कर रहे हैं हम, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, पहले भी मैंने थोड़ा सा इसको लास्ट में डिस्कस किया था, फिर से देख लो। एडजॉइंट ऑफ बी का मतलब क्या होगा, इसको मैंने बी बोल दिया, तो दिस इज बी इनवर्स, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू बी इनवर्स, तो बी की जगह आपको क्या रखना है, एडजॉइंट ए, तो रख दीजिए एडजॉइंट ए का इनवर्स, है ना। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर में n - 1, ठीक है। यही होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर में n - 1, और ये डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इनवर्स होता है, की इनवर्स। तो यहाँ a की पावर में n - 1, ये रहा आपका a का इनवर्स और ये रहा a, तो a n - 2 इसके बराबर होगा ये, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए आपका 1 था, इसलिए ये वैल्यू आपकी 1 के बराबर होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे कहा जा रहा है कि एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है
इसमें यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, ये सब सिचुएशंस कब क्रिएट होंगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 24। इस तरीके के क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट भी रहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना। 1 3 2 1 लैम्डा 2 1 लैम्डा 2 और अच्छा फिर से 1 3 2 है। अब आप देखो, अब सीधी सी बात हो गई यहाँ पे काफ़ी। अभी जो सिचुएशन है ना, अगर म्यू आपका 6 के बराबर नहीं होता है तो फर्स्ट और थर्ड यही दोनों इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। भाई दो ऐसे प्लेन्स हो गए ना ये, जिनका कोई भी इंटरसेक्शन, दो पैरेलल प्लेन्स हो गए। x + 3y + 2z = 6 और फिर से थर्ड में भी x + 3y + 2z = अब 6 रहा तब तो फिर भी बात बनेगी, बट 6 ही नहीं रहा तो नो सोल्यूशन आना ही आना है, क्योंकि दोनों प्लेन्स कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। तो इसका मतलब आपका कैसा हो गया, अगर म्यू आपका नॉट इक्वल टू 6 है तो फिर आपका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, नो सोल्यूशन। ठीक है, और यही आपका डी ऑप्शन भी करेक्ट है, क्योंकि म्यू आपका 6 नहीं है। तो 6 जब होगा तब क्या होगा, तो आपने कहा कि म्यू को अगर मैं 6 लेता हूं, मतलब कि आपका बी ऑप्शन में है ना, सी डी करेक्ट है, ए इनकरेक्ट है, ये बात हो गई। बी वाले बात पे आते हैं, कैसे हुआ है ए सी डी के बारे में कमेंट, क्योंकि म्यू जब तक 6 नहीं होगा तब तक दोनों चीजें पैरेलल ही रहेंगी, और अगर फर्स्ट और थर्ड वाली इक्वेशंस आपस में पैरेलल होंगे तो उनके बीच कोई भी इंटरसेक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो जब म्यू इक्वल टू 6 आया तो क्या होगा, अब इस केस में देखिए आपके पास सिचुएशन क्या बनेगी, मतलब बी वाला केस में डिस्कस कर रहा हूं, x + 3y + 2z = 6, फिर है एक और x + 3y + 2z = 6, और बीच में एक उसने और दे दिया x + 4y + 2z = 7, तो x + 4y + 2z = 7। तो यहां देखिए इफेक्टिवली आपको दो ही प्लेन्स दिए गए ना, तीन तो है ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड आर सेम। तो ये जो दो प्लेन्स दिए गए हैं वो भी कैसे हैं, वो भी ऐसे कोई पैरेलल वाले तो है नहीं, ये दोनों भी इंटरसेक्टिंग होंगे, इंटरसेक्टिंग प्लेन्स है। तो जब दो इंटरसेक्टिंग प्लेन्स होंगे तो ऑब्वियसली उनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्रिएट होगी। दो इंटरसेक्टिंग प्लेन्स हैं तो उनसे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्रिएट होगी, और लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कि आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन ऐसे केस में एग्जिस्ट करने लग जाएंगे। ठीक है, तो इफेक्टिवली पी वाले केस में देखा जाए तो सिर्फ दो प्लेन्स हैं, दो प्लेन्स तो हमेशा मतलब या तो पैरेलल हो सकते हैं या तो इंटरसेक्ट करेंगे एक लाइन में, तो पैरेलल है नहीं ये दोनों। ठीक है, तो ऑब्वियसली दोनों इंटरसेक्टिंग हैं, एक लाइन पे इनफाइनाइट सोल्यूशन उसके एग्जिस्ट करेंगे। तो काफी आसानी से हो गया ये क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं 25 में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑलवेज ट्रू, एडजॉइंट ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स मूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। देखिए कहा जा रहा है कि एडजॉइंट ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ए और ए ट्रांसपोज बराबर है, तो एडजॉइंट ए के बारे में आपकी क्या राय है, ये पूछा जा रहा है। तो जेड ट्रांसपोज आपका क्या होगा, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। इसको हमने कहा था कि चाहे एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज करो या फिर ये लिख लो, ऐसा बात बराबर ही है। तो इसका मतलब हो गया कि एडजॉइंट ए ट्रांसपोज तो ए के बराबर ही था। ये प्रॉपर्टी थी ना कि एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज लो या फिर ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट लो, बात बराबर ही होती है। तो ये ट्रांसपोज ए के बराबर है, विच इज अगेन इक्वल टू जेड। ठीक है, बी पार्ट में देखिए, बी पार्ट में आपका क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए यूनिट मैट्रिक्स इज अ यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स अगर है, ठीक है, तो उसका एडजॉइंट ऑब्वियसली यूनिट मैट्रिक्स ही रहेगा, है ना, उसमें तो कोई चेंज आने वाला नहीं, हर जगह वन ही रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपसे क्या कहा जा रहा है, a इंटू एडजॉइंट इज इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू ए। तो a इंटू एडजॉइंट ए, देखिए सी पार्ट में a इंटू एडजॉइंट ए को मैं कैसे कहता हूं, डिटर्मिनेंट a इंटू ए इनवर्स समझना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्या है, a इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, और एडजॉइंट a इंटू ए जब होगा तो क्या आएगा, ये आपका एडजॉइंट a इंटू ए। ठीक है, तो ए इनवर्स और ए मिलके आई हो गए, बचा आपका क्या, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। यहां पे भी डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, दोनों बराबर ही है, तो ऑब्वियसली सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। डी ऑप्शन में आपसे कहा जा रहा है एडजॉइंट ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है,
तो उसमें भी आपके पास सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही आने वाले हैं कोफैक्टर में, तो ऑब्वियसली ये एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, ए आपका सभी 1 1 रख दिए गए हैं, ए क्यूब वगैरह के बारे में कमेंट करना है। फिर से आपका ये पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। ए स्क्वायर अगर आप निकालने जाते हो तो कितना आएगा, देखो ए स्क्वायर मतलब 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, फिर ऐसे ही 1 1 1 1 1 1 1 1 1, कितना आ जाएगा ये 3 3 3 3 3 3 3 3 3, मतलब कितना हो गया ये 3a के बराबर हो गया। ए स्क्वायर आपका 3a है। ठीक है, हो गया कि नहीं? तो ए क्यूब कितना होगा, ए स्क्वायर इंटू ए, मतलब 3a इंटू ए मतलब 3a स्क्वायर, मतलब कि ए स्क्वायर को फिर से 3a लिख दो, 9a है ना। तो ए स्क्वायर 3a है, ए क्यूब 9a है, a4 कितना होगा, सिमिलरली 27। इस तरीके से करके आप ये पैटर्न बना सकते हो। ठीक है, तो ये अपने 26 क्वेश्चन मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तक का डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट आते हैं असर्शन एंड रीजन पे। तो देखिए 27th क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स वेयर ए आई जे प्लस ए जे आई इज इक्वल टू 0 की बात की गई है। ए आई जे प्लस ए जे आई अगर 0 होगा तो इसका मतलब ये तो स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर रहा है ना। तो ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 0 होती है, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे आपके पास 5 क्रॉस 5 की बात की गई थी, तो हाँ बिल्कुल इसी लॉजिक से हम स्टेटमेंट 1 पे भी पहुंच सकते हैं, इस यूजिंग स्टेटमेंट 2, क्योंकि ऑड ऑर्डर के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ही बात की जा रही है। ठीक है, तो 27th क्वेश्चन में देखें तो आपका आंसर ए के साथ जाएंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए क्या बोला जा रहा है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स वेयर ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे, ओके, इज बी। अच्छा, द इनवर्स ऑफ अ सिंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स की इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो यही चीज। अच्छा, तो हमें तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बोला गया जिसका ए आई जे 0 होता है, मतलब कि आपके पास मान लीजिए 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है ना, तो A11 भी आपका 0 हो जाएगा। चलिए पहले लिख लेता हूँ, A11 A12 A13 A21 22 23 31 32 33। आपसे कहा गया कि Aij आपका 0 है व्हेन I इज ग्रेटर देन और इक्वल टू J, ये बोला गया ना, व्हेन I इज ग्रेटर देन और इक्वल टू J। तो आपका पहला टर्म 0, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0। ठीक है, ये आपकी मैट्रिक्स बन रही है। ठीक है, ऑब्वियसली इसका जो आपका डिटर्मिनेंट है वो क्या आएगा, 0 आएगा, और इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 के लिए अपन कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे भी आपका ऑप्शन ए जो है, अच्छा नहीं, यहाँ पे तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा ना, क्योंकि आपका इन्वर्स उसने बता दिया है कि कुछ एग्जिस्ट करता है, बट ऐसा कोई इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, और वो बात तो वैसे भी करेक्ट ही थी, क्योंकि ए आई जे का इन्वर्स उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, 1/0 का तो कोई मतलब ही नहीं होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि डिग्री इन पॉलिनोमियल्स की ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, f1 अल्फा f2 अल्फा f, अच्छा ओके, अल्फा पे वो सभी 0 के बराबर भी हैं, एंड ax इज इक्वल टू इतना, देन ax अपॉन x माइनस अल्फा इज ऑल्सो अ मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3 whose एंट्री। तो हमें करना क्या है, ये आपके पॉलिनोमियल्स हैं वेयर इतना, एंड ax by x माइनस अल्फा इज ऑल्सो अ मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3 whose entries are also polynomial, x minus alpha is a factor of polynomial fx if f of alpha is equal to 0। बिल्कुल, x माइनस अल्फा आपका क्या होगा, सभी में एक फैक्टर रहा होगा पॉलिनोमियल्स का, तभी तो इनका टर्म क्या हुआ है आपका 0 के बराबर आ पाया है। तो ऑब्वियसली आपका ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज इन सब में भी x माइनस अल्फा आपके कॉमन निकलते रहेंगे। ठीक है, f1 x f2 x f3 x, तीनों में से x माइनस अल्फा बाहर,
फिर ऐसे सेकंड रो से बाहर, ऐसे ही थर्ड रो से बाहर, सब में से x माइनस अल्फा आपका बाहर निकलेगा। तो ax अपॉन x माइनस अल्फा ही नहीं, x माइनस अल्फा की पावर 3 भी रहे ना, तब भी हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, एक मैट्रिक्स इस तरीके की क्रिएट हो जाएगी कॉमन लेकर के भी। तो 30 पे आते हैं। 30 में आपके पास सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स A, इफ AB इज इक्वल टू AC, दैट मीन्स कि B इक्वल टू C। गलत बात है, क्योंकि अगर A आपका सिंगुलर है, ठीक है, A आपका सिंगुलर बोला गया है, तो सिंगुलर है तो A इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उससे हम प्री मल्टीप्लाई कर देंगे, तब तो B इज इक्वल टू C की सिचुएशन बनती जब हम A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो वो है ही नहीं, इसका मतलब आपका B इक्वल टू C डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं आप। ठीक है, 31 में देखिए क्या बोला जा रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स। सीधा सीधा फॉर्मूला आपसे कहा गया है कि A इनवर्स आपका क्या होगा, तो ये तो हमने वैसे भी रट रखा है कि डायगोनल का जस्ट रेसिप्रोकल हो जाता है डायगोनल एलिमेंट्स का। ठीक है, तो A और B आपको पता है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A B इनवर्स, तो A इंटू 1/b यही होगा। A इंटू 1/b मतलब आपका कितना हो गया, A इंटू 1/b का मतलब हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज -6 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ B इज 2। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A B इनवर्स विल बी A/B, इसके बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे अपन आज का डिस्कशन ओवर करते हैं। नेक्स्ट में अपन डिस्कस करेंगे सारे कॉम्प्रिहेंशन और इंटीजर टाइप मैट्रिसेस वाले क्वेश्चंस, मैट्रिक्स मैच वाले। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू ऑल।